ओके जी। हम 2016 से ऑनवर्ड्स जो हमारे पेपर्स होंगे उनको हम एवेलुएट करेंगे और डिस्कस करेंगे। ये गालिबन 5 साल के पेपर्स जो हैं वो बन जाएंगे। तो हर सिटिंग में हम एक पेपर को डिस्कस करेंगे। पहला पेपर 2016 से हम शुरू कर रहे हैं और पहला पेपर जो आपके पास है वो The American Revolution was the child of enlightenment. Now, normally students ने या टीचर हजरात ने नॉर्मली वो तो एक सिंपल सा कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या कॉजेज ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ाया होता है। स्टूडेंट्स भी ज़ाहिर है उसी को तैयार कर रहे होते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन उसने आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया है कि एनलाइटनमेंट का इम्पैक्ट क्या है ऑन अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज द चाइल्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी एनलाइटनमेंट में कुछ ऐसे आइडियाज हैं कि जिनका इम्पैक्ट हमें अमेरिकन रेवोल्यूशन पे मिलता है। सो यस, डेफिनेटली हमारा आंसर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा। एनलाइटमेंट एनलाइटनमेंट नो डाउट वो तो रूट है, मेन रूट है ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एनलाइटनमेंट को जब आप यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो एनलाइटनमेंट रिलीजियस टॉलरेंस की बात करती है। एनलाइटनमेंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, इक्वालिटी, ये जो आइडियाज हैं ये एनलाइटनमेंट के फिलोसफर्स के यहाँ मिलते हैं हमें। और इन्हीं का इम्पैक्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन पे भी। जिस फेज में ये सारे आइडियाज खास तौर पर फ्रेंच स्कॉलर्स के आइडियाज जो पॉपुलर हो रहे हैं उसमें फ्रांस और इंग्लैंड के रिलेशंस बेहतर नहीं, और इन आइडियाज का फिर नेचुरल आप कह लें कि इनका एक्सपोर्ट होना टुवर्ड्स अमेरिकन टेरिटरीज, या अमेरिकन ने इन आइडियाज को इंपोर्ट किया सॉरी, क्योंकि अमेरिकन भी at that time slowly and gradually they have started thinking कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, जिसमें रॉयल प्रोक्लेमेशन भी आ गया 1760s का, जिसमें फिर आपके मुख्तलिफ मर्केंटाइलिस्ट जो एक्ट्स हैं वो भी आ गए, सीरीज ऑफ एक्ट्स वो सारे आ गए। सो यस, अमेरिकन गॉट इन्फ्लुएंस्ड you know uh, by the philosophies of enlightenment scholars, and you have to discuss those enlightenment ideas और उनका इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन पीपल। सो अगर आप इससे इधर उधर जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अब इनमें फाउंडिंग फादर्स अमेरिकन के डिफरेंट उनके जो है वो इंस्पिरेशंस हैं, लेकिन लार्जली वो इन्फ्लुएंस्ड इन्हीं आइडियाज से हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, जस्टिस, टॉलरेंस, इन्हीं पे। और उनको लगता था कि हमें ये जो वैल्यूज हैं या ये जो राइट्स हैं ये हमें नहीं मिल रहे। सो जब आप डेक्लरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस भी देखते हैं तो उसमें भी नेचुरल राइट्स का जिक्र किया गया कि हमारे नेचुरल राइट्स दिए जाएं। सो अच्छा है, गुड है। तो किस किस का ये इनलाइटनमेंट का कॉन्टेक्स्ट किस किस का नजर आता है, तो आपने प्रॉपर हेडर दे के उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करनी। मोंटेस का है, रूसो का है, अप टू सम एक्सटेंट इनलाइटनमेंट का के एरा को अगर हम ब्रॉड कर लें थोड़ा सा तो फिर लॉक का भी है, फिर हॉब्स का भी इम्पैक्ट हमें नजर आता है। ठीक है जी। फिर
कंडोरसे का, वोल्टायर का, ठीक है जी, मिल का, आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करनी। मेयरली सिर्फ सारे एक्ट्स और बाकी सारी चीजें लिख के और आप कहें जी कि आपका सवाल हो गया है, ऐसा नहीं होना। तभी तो मार्क्स नहीं आ रहे ना काफी अरसे से। कोई अच्छी किताब नहीं पढ़नी। सो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एलन ब्रिंकले पढ़ें, द अनफिनिश्ड नेशन बाय एलन ब्रिंकले। क्योंकि उस आपको कोई भी पास्ट पेपर है, आपको वो इतनी डिटेल में बुक लिखी हुई है कि कोई भी पास्ट पेपर है तो आप उसको इजीली उसमें से वो सेक्शन वाइज उसको उठा सकते हैं कि अच्छा ये हेडर हेडर बना हुआ है। आप ब्रिंकले खोल लें, उसमें इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट का हेडर बना हुआ है। आप सिर्फ वो इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट के हेडर को ही याद कर लें, आपका ये 20 नंबर का सवाल जो है वो निकल जाए। मसलन ये सब उसके यहाँ लिखा हुआ है। मसलन वो कहता है जनाब कि आपका जॉन लॉक जो है उसका वो ख्याल ही ये था जनाब कि जो पावर ऑफ अ किंग है या पावर ऑफ द रूलर है वो तो डिराइव होती है फ्रॉम पीपल। और ये वो आइडिया, इतना आइडिया सारा आप ना भी लेके चलें, इतना ही आइडिया तो जनाब लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, वो जनाब क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि हम अब उसको अपना लेजिटिमेट रूलर नहीं समझते। थॉमस पेन का जिक्र आप कर लें, उसका आइडिया, उसकी जो छोटी सी उसकी बुक है कॉमन सेंस, उसका जिक्र कर सकते हैं। सो जॉन लॉक का आइडिया, उसका इम्पैक्ट हमें नजर आता है। देन फिर हॉब्स में आ जाए, ठीक है। हॉब्स का कॉन्टेक्स्ट सीधा सीधा सा, जब आप आगे चल के उसको और ज्यादा आप देखेंगे कि यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो अ, मुकम्मल का मुकम्मल हॉब्स की जस्टिफिकेशन, उसमें हॉब्स भी मौजूद है, एक कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, तो उसमें हॉब्स भी मौजूद है। और अमेरिकन को जिस तरह ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, वो उस वक्त के जो ब्रिटिश और अमेरिकन पीपल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट, वो नहीं कर रहे, वो सही तरह रूल नहीं कर रहे। तो हम रिप्लेस करना चाहते हैं, हम नए आइडियाज की तरफ जाना चाहते हैं। मोंटेस क्या है? मोंटेस कहता है कि हर चीज, ठीक है, वो हर चीज कुछ रूल्स और कुछ लॉज से बनी हुई है जो चेंज नहीं हो सकती, ठीक। सो जनाब सेपरेशन ऑफ पावर भी ऐसे ही है। तो जनाब अमेरिकन कॉलोनीज वो भी चाहती कि जनाब एक सेपरेशन ऑफ पावर हो, एक ऑर्गेनाइज्ड बैलेंसिंग हो, जो कि फ्रीडम के बगैर पॉसिबल नहीं है। फिर इसी तरह रूसो है, रूसो भी यही बात, उससे भी ये इंस्पायर होते हैं। रूसो का भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क पॉलिटिकल थॉट के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक। सो उसका ये कहना है कि ये रूसो का जो कॉन्टेक्स्ट है उसके का जो स्लोगन जो कि अमेरिकन रेवोल्यूशन में, अमेरिकन इंडिपेंडेंस की तहरीक में नजर आता है, वो उससे बड़ा मशहूर उसका जी, मैन वाज बोर्न फ्री एंड बट एवरीवेयर इन चेंज, उसका इस्तेमाल हमें नजर आता है। अब ये तो हो गए आपके फिलोसोफर्स। अब एनलाइटनमेंट का इम्पैक्ट आपने सिर्फ फिलोसोफर्स लिख के तो बात नहीं खत्म करनी। द ग्रेट अवेकनिंग, आपको ये टर्मिनोलॉजी मिलती है यूएस हिस्ट्री में जब आप अच्छी किताबों में पढ़ते हैं, द ग्रेट अवेकनिंग। अब वो द ग्रेट अवेकनिंग तो एक तरफ यूरोप के फिलोसोफर्स के आइडियाज को आप इंपोर्ट कर रहे हैं, उनको अपनी सोसाइटी को उस तरह क्रिटिकली देख रहे हैं,
और दूसरी तरफ फिर दो बड़े एस्पेक्ट्स, एक तो एजुकेशन। एजुकेशन से आपको बड़ी ये हैरान कुन बात लगेगी कि इवन जब इनकी सिविल वॉर हुई है उस वक्त भी इनका जो लिटरेसी रेट है वो 80% को टच कर चुका हुआ था। सो एजुकेशन, और खास तौर पर नॉर्थ के जो कॉलोनीज थी उनमें तो एजुकेशन का अ, हमेशा से ज्यादा रहा, और पॉपुलेशन नॉर्थ में ज्यादा थी। और उसका फिर इम्पैक्ट जो कॉग्निटिव कॉग्निशन उस एजुकेशन से इनको मिली कि तमाम बड़ी रेजिस्टेंस वो नॉर्थ से शुरू हुई, फिर सब ने उसको इनकॉर्पोरेट यानी हो गई, सब उसका हिस्सा बने। पहली जो लड़ाई है वो भी नॉर्थ में हुई, कॉनकॉर्ड। पहला प्रोटेस्ट भी नॉर्थ में हुआ, बोस्टन। और फिर इसी के साथ प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिक अकरेंसेस के नाम से पहला अखबार। फिर पुअर रिचर्ड ऑलमेनॉक, बेंजामिन फ्रैंकलिन लिखा करता था, गूगल कर लें आप, अवेलेबल है, पुअर रिचर्ड ऑलमेनॉक, जंत्रियां जिसको कहते हैं। सो प्रिंटिंग प्रेस ने, प्रिंट कैपिटलिज्म ने भी वो एक शऊर, वो एक कॉन्शियसनेस डेवलप किया। प्रिंटिंग एनलाइटनमेंट की बहुत बड़ी देन है, उसको प्रिंटिंग प्रेस का यूज फॉर द प्रमोशन एंड प्रोपोगेशन ऑफ आइडियाज। ये तो इवन 19th सेंचुरी में भी इसको इससे इस्तेमाल किया गया। इंडिया में तो बहुत ज्यादा हुआ 19th सेंचुरी में, सारी बड़ी मूवमेंट्स ने किया वो सब। सो ये इस तरह ये सवाल चल, इसमें आपने कोई शुगर एक्ट तो स्टैम्प एक्ट तो फलाना एक्ट तो ये एक्ट तो वो एक्ट, कॉजेज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सारी लिखनी है, वो आपने स्पेसिफिक चलना है एनलाइटनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, उससे इधर उधर नहीं जाना किसी भी सूरत। तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई अच्छा लिखना चाहता है, एक दो कोटेशन डाल दे, लेकिन सवाल का जवाब दें टू द पॉइंट। सवाल का जवाब टू द पॉइंट, याद रखिएगा कि टू द पॉइंट सवाल का जवाब के लिए आपकी एक तो उस 100 मार्क्स के पेपर के लिए आपकी एक तो अच्छी रीडिंग्स हो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी, नोट्स पढ़ रहे होंगे, किसी टीचर के लेक्चर आपने सुने हो, आपने नोट डाउन कर लिया, ओके जी आपका पेपर हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आप खुद अपने उस्ताद बने। ये पहला सवाल था जी। दूसरा सवाल, अब दूसरा सवाल, आपने सवाल का टाइटल देखा, आपने कहा लो जी मजा ही आ गया जनाब, ये तो सवाल आ गया है, डिस्कस इन डिटेल द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन ऑन द पीपल एंड सोसाइटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब एक इसका पोर्शन हो गया है कॉजेज का, और दूसरा इसका पोर्शन है इफेक्ट का। इफेक्ट किस पे? ऑन द पीपल एंड सोसाइटी। इससे आपने वो बाहर नहीं जाना। सही। सो आपसे अब वो ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा, आपने ये काम नहीं करना कि उसको बता देना जनाब इकोनॉमी का क्या हाल हुआ, स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, थोड़ा सा उसको वो आप जिक्र कर सकते हैं उसका, लेकिन अपने मैक्रो लेवल पर एनालिसिस नहीं करना, वो माइक्रो लेवल पे लेके आ रहा है आपको। लोगों पे क्या असर पड़ा, ये आधा सवाल है। आधा है कॉजेज का। कॉजेज आप बताएं ग्रेट डिप्रेशन की। ओवर प्रोडक्शन भी कॉज थी, फिर वो ट्रांसेंड हो गई इनटू अंडर कंजम्पशन हो गई। फिर आप बताएं जो 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 हैवी इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक एक्सचेंज शुरू हो गए थे, जो एक्सपोर्ट्स का टेम्पररी बूम था यूरोप के साथ, वो भी हो। फिर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ट्रू पिक्चर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे सोसाइटी की। फिर बैंकिंग सेक्टर इंश्योर्ड नहीं था, फेडरली इंश्योर्ड नहीं था, उसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर भी इन स्टॉक एक्सचेंज के मामलात में आ गया। तो कॉजेज तो लिखना कोई मुश्किल नहीं, हर स्टूडेंट हर जगह पर टीचर्स बता देते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है। लेकिन जो दूसरा पोर्शन, ये समझ लें आपके, आपका 10 नंबर का पोर्शन है कॉजेज का, लेकिन आपका जो दूसरा पोर्शन है
वो भाई आपका दूसरा पोर्शन है, इफेक्ट देखने हैं आपने ऑन द पीपल एंड द सोसाइटी। उससे बाहर नहीं जाना आपने, द पीपल एंड द सोसाइटी। ओके, गुड। तो ऑन द पीपल एंड द सोसाइटी, वो कैसे, उसमें स्पेसिफिक रहते हुए बात करो, उससे बाहर नहीं बात करो। ठीक। तो पीपल के कॉन्टेक्स्ट में जनाब एक चीज तो एक रैपिड क्राइम रेट बड़ा इंक्रीज हुआ है, और उस क्राइम रेट में बड़ी वजह अनएम्प्लॉयमेंट का फैक्टर, सुसाइड रेट जो है वो बढ़ा है जी अमेरिकन का, माल न्यूट्रिशन इस कॉन्टेक्स्ट में, प्रोस्टिट्यूशन की एज अ सोशल इवल, डेस्परेट वुमेन सॉट दिस वेज टू पे देयर एक्सपेंसेस, उसकी तरफ आए। आपका हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो है वो डाउन गया है। ठीक। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ साथ आपका अल्कोहल का इस्तेमाल बढ़ गया, चीप सिगरेट्स का इस्तेमाल बढ़ गया, सोशल इवल्स अमेरिकन सोसाइटी में। और ये सारा कुछ मैं अपने पास से नहीं बता रहा, ये सब कुछ एलन ब्रिंकले में हेडर की सूरत में लिखा हुआ है भाई, कुछ भी अपने पास से मैंने नहीं बता रहा। लेकिन समझाने की बात ये, मैंने को डिक्टेट नहीं करवाना आपको समझाने की बात ये कि जो वो सवाल पूछ रहा है आपने उस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में बताना है, पीपल पर और क्या इफेक्ट हो सकता है, पीपल पर एजुकेशन का बड़ा इफेक्ट हुआ। लेकिन याद रहे, अमेरिकन एजुकेशन यानी कि लिटरेसी के कॉन्टेक्स्ट में वो तो ये पहले ही बड़े हाई थे। तो जब पहले ही बहुत हाई थे तो फिर एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट होना है? तो भाई हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पे इम्पैक्ट नहीं आगे, काफी काफी देर बाद आगे आपका एक इनस्टेबल सर्कमस्टांसेस हो गए थे, तो इट टुक टाइम। फिर जनाब आपका एक और बड़ा मसला, आपके सबर्ब्स में रहने वाले लोग जिनको कुछ नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम में थे, उन्होंने माइग्रेशन शुरू की आपके बड़े अर्बन सेंटर्स की तरफ। क्यों? क्यों? क्योंकि आपके छोटे शहरों में या कंट्री साइड में आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, तो आप फिर बड़े सेंटर्स की तरफ मूव, तो एक मैस यू नो माइग्रेशन का सिलसिला, लोग बेहतर रोजगार के लिए और इन सब कामों के लिए उन्हें जनाब कि चलो यार कि यहाँ से किसी दूसरी तरफ चलो, क्योंकि इकोनॉमी का तो आपकी 50% इकोनॉमी वैसे श्रिंक कर गई थी। ठीक है, 50% अमेरिकन इकोनॉमी श्रिंक कर गई थी। आज के तनाजुर में देखें तो ये तो तकरीबन 1,000 अरब डॉलर से 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से। लेकिन जाहिर है हमने इकोनॉमी या इधर उधर तो नहीं जाना, हमने तो बात करनी है जो आपकी पीपल। अनएम्प्लॉयमेंट अगर हम सिर्फ रेट देख लें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही अमेरिकन का जो कि ग्रेट डिप्रेशन से पहले लेस देन 5% है, बड़ा जबरदस्त, लेस देन 5। ग्रेट डिप्रेशन से अनएम्प्लॉयमेंट रेट कई जगहों पे 25% तक रिपोर्ट होता, तो पीपल ही इफेक्ट हुए। ठीक है ना जी, आप कह सकते हैं हाईएस्ट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये कम होना शुरू हुआ। लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट है कि जब आप वर्ल्ड वॉर 2 में जा रहे हैं, 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में, तो तब भी अमेरिकन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 10% से नीचे नहीं गिरा तब भी। लेकिन चलो पहले से तो ज़ाहिर बेहतरी हो गई, जो है आसानियां हो गई। सो मतलब पीपल पर आपका जो इम्पैक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में जाना है, उससे बाहर नहीं जाना। अगर उससे बाहर जाने की कोशिश करेंगे उसने आपको मार्क्स नहीं देने। अब मैं कोई हरफे आखिर नहीं हूँ, आप एलन ब्रिंकले को खोल लें तो पीपल और सोसाइटी पर इम्पैक्ट इसके अलावा भी और चीजें मिलेंगी आपको।
लेकिन आपने इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, लिटरेचर, इन चीजों में नहीं जाना था। हर बड़ी डेवलपमेंट का इम्पैक्ट उसके लिटरेचर पे भी रिफ्लेक्ट होता है। हाँ, डायरेक्ट सिर्फ सिंपल बात, पीपल तक की बात करनी है, उससे आपने इधर उधर नहीं जाना। अगर जाएंगे तो समझ लें कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और टू द पॉइंट स्पेसिफिक लिखना, ये हमारे लिए हमारी मौत वाकया हो जाती है, क्योंकि हमने उसको सही तरह चीजों को पढ़ा ही नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं कि नंबर नहीं आते, नंबर नहीं आते। सब्जेक्ट को टारगेट किया जाता है, हमारी अपनी दुनिया है। और फिर हमें घेरने वाले उस्ताद और हमें घेरने वाले जो CSS की एकेडमीज और टीचर्स, वो आपको तसल्लियां भी देते हैं, हाँ यार इस तरह ही होता है, बस इनकी समझ नहीं आती। सीधी बात है, आपकी नलायकी है। ये 16 का पेपर है अभी, तो वो आपसे एक्सपेक्ट टू द पॉइंट जवाब कर रहा है। आपने जो नोट्स को रट्टे मारे हुए हैं, जो कहानियां आपने याद की हुई हैं, क्या मैं बीइंग अ टीचर मैंने जो लेक्चर दिए हैं, या कोई और टीचर जिसने आपको लेक्चर दिए, उससे कौन नहीं होना। टू द पॉइंट उसको जवाब चाहिए। अगला देखें जरा, अगला सवाल उसने पूछा है। अब आपने सवाल में देखें, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, एक ही तो टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, कर लिया इंडस्ट्रियलाइजेशन का, पूरा लिख दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी आपसे वो पूछ रहा है अर्बन लाइफ। अच्छा, ये आपकी दो स्टेजेस है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, एक आपकी जो है अर्ली, जो है उसकी 19th सेंचुरी की अर्ली, और दूसरी आपकी सिविल वॉर के बाद की। तो दो फेजेस हैं आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। तो अब आपके पास बात यह है कि अर्बन लाइफ पे इसका क्या इफेक्ट हुआ है। तो आपने स्पेसिफिक अर्बन लाइफ में ही जाना है भाई, आपने अर्बन लाइफ से इधर उधर नहीं होना। अगर आप अर्बन लाइफ से इधर उधर हुए तो उसने आपको नंबर को नहीं दिया। ये तो सिंपल सी बात। इसमें ये स्टूडेंट प्रॉब्लम कर जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मसले बनते हैं। ना उसने आपसे रूरल लाइफ का पूछा कि रूरल लाइफ के क्या मसले होंगे, ना उसने आपसे पूछा है कि बाकी आपके बाकी जगहों पे क्या होने, उसने आपसे सीधा सीधा पूछा है अर्बन लाइफ का, तो आपने अर्बन लाइफ का बताना। अब ये सवाल आपको इन अ वे लगेगा कि यार ये तो बड़ी ही छोटी सी बात है, लेकिन अगर आप एलन ब्रिंकले खोलेंगे तो एलन ब्रिंकले में आपको इसी हेडर में आपको अच्छी खासी डिटेल, सिर्फ इसी हेडर में, आपको कोई जरूरत नहीं है पूरे के पूरे जो है वो आइडिया को स्टडी करने की, आपको सिर्फ इसी हेडर में जो है वो अच्छी खासी वो आपको जो है वो डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि जनाब मैं तो अ, कुछ और सोच रहा था, ये तो यहाँ पे तो कुछ और निकला है। ये प्रॉब्लम्स को अगर आप यू नो सवाल के जवाब देने की प्रैक्टिस शुरू कर दें, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप सिलेबस पे जाएं। वो जिन्होंने जाना था वो चले गए, अब नहीं आप जा सकते। अब अगर आप जाएंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। आप तो सीधा सीधा आप एलन ब्रिंकले को पास्ट पेपर देखें, और एलन ब्रिंकले, या एलन ब्रिंकले के साथ आप कहते हैं जी ठीक है, नहीं एक सोर्स काफी नहीं है जी, मुझे एक सोर्स से ज्यादा चाहिए, तो एक सोर्स से दूसरा इसके साथ फिर एलन ब्रिंकले के साथ, वो फिर है गैरी नैश। गैरी, GARY, गैरी, गैरी नैश, NASH, गैरी नैश। ये दो जो है वो किताबें, वो बहुत, इनसे आपका एक अच्छा खासा अ, जो डोमेन है वो क्लियर हो सकता है। अब लेट्स से ये वाला जो सवाल है, अर्बन लाइफ वाज अफेक्टेड, तो अर्बन लाइफ वाज अफेक्टेड, आपको उसके अर्बनाइजेशन का जो चैप्टर है, सॉरी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो चैप्टर है, उसमें
भाई आप कर लें उसमें से, मुझे तो कोई इतराज नहीं है। मैं तो एक गरीब आदमी, मुझे पैसे दिए हुए हैं एलन ब्रिंकले ने और गैरी नैश ने उनकी किताबों को प्रमोट करने के, तो मैं, मेरी बहन, फिर उन्हीं को जो है वो प्रमोट करता हूँ। अब ये, आप अगर कुछ और करना चाह रही हैं तो आप कुछ और कर लें। मेरे नज़दीक तो यही दो है कि जहाँ से, तो ये बड़ा जरूरी है। अब आप इसके एलन ब्रिंकले को ओपन करें, एलन ब्रिंकले के अंदर स्पेसिफिक इस हेडर को जो है वो मेंशन किया गया, अर्बन लाइफ, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो उसका चैप्टर है, उसमें इस अर्बन लाइफ को स्पेसिफिक मेंशन किया गया कि जनाब कैसे ये इसकी इनकी अर्बन लाइफ जो है वो इफेक्ट हुई। अच्छा जी, ये याद रखिएगा, नॉर्मली हम भूल जाते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, खास तौर पे पासिंग रेफरेंस में याद आया मुझे, आपकी इफेक्टिव जो है क्या कहती हैं तैयारी, इंटरप्रिटेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी ऑफ अमेरिकन अमेंडमेंट्स, वो होना बड़ा जरूरी है। अगर वो नहीं होगी तो आपको मुश्किल जो है वो पड़ सकती है। तो जितना बेहतर है उसको बुक बुक कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये गैरी इसके, आप आई अगर क्या कहते हैं एलन ब्रिंकले में, तो एलन ब्रिंकले में एक चैप्टर है छोटा सा पूरे का पूरा, जो कि अर्बन लाइफ के मसाइल पे है। पूरा एक चैप्टर वो सिर्फ अर्बन लाइफ की मसाइल पे है कि जी अर्बन लाइफ, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से अर्बन लाइफ को मसला क्या होता है, द रिस्ट्रेंट्स ऑफ अर्बन लाइफ, इस तरह करके उसका नाम है, द रिस्ट्रेंट्स ऑफ अर्बन लाइफ। तो उसको देखें तो आपको अंदाजा जो है वो होगा कि आपने टू द पॉइंट बात को लेकर चलना है, अपने बात को अ, अपने मतलब में या अपनी मर्जी का जिस तरह आपने तैयार किया हुआ उस तरह नहीं बात चलेगी। फॉर इंस्टेंस, जो बड़े बड़े इस आपकी अर्बन लाइफ के मसाइल हैं, उनमें आपका पहला मसला तो आपका क्यों, वो तो इसका हुआ, माइग्रेशंस का हुआ, बड़ी तादाद में लोग माइग्रेट हुए न्यू टेरिटरीज की तरफ, यानी कि आपकी आबादी पहले 50 मिलियन थी, आपकी आबादी 75 मिलियन हो गई, 25 मिलियन मोर पीपल दे जो है वो उसकी तरफ हुई। हाँ, द एज ऑफ सिटी, या जो भी उसमें एक नहीं, हर उसके एक चैप्टर के अंदर भी तीन तीन चार चार वेरिएशन होती है ना, ठीक। तो वो उन्हीं में से एक है द स्ट्रेंट्स ऑफ अर्बन लाइफ, तो आपको सीधे सीधे मिल जाएगा। अर्बन माइग्रेशन हुई, 25 मिलियन लोग नए आ गए हैं। अब ये रहेंगे कहाँ पे 25 मिलियन लोग, जाहिर है ये अर्बन सेंटर्स में रहेंगे। अब जब ये अर्बन सेंटर्स में रहेंगे तो अर्बन सेंटर्स की फिर सैनिटेशन के इश्यूज आएंगे, बड़ी पुअर मैनेजमेंट, कंजेस्टेड, हाईली कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर। वो बड़ा मजेदार 4 से 5 वो हेडर है, क्या मसाइल हुए अर्बन लाइफ, उसमें वो बताता है जनाब बीमारियां बहुत ज्यादा हैं। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट का इशू, जो अर्बन सेंटर्स में जैसे एयर पोल्यूशन वगैरह, वो लिखे हुए उसने छोटे छोटे हेडर बना के, और स्पेसिफिक पोर्शन है, पॉवर्टी का इशू, वायलेंस का इशू, क्राइम का इशू, प्रोस्टिट्यूशन का इशू, ये सारे उसने अब 2 से 3 हेडर्स में उसने सारी बात कर दी, और आप उसी को अगर लिख लें तो वो आपका 20 नंबर का सवाल, क्योंकि उसने वही पूछा आपसे, अर्बन लाइफ कैसे इफेक्ट हुई है। अगर आप उससे बाहर जाएंगे तो हजूर उसने आपको नंबर को नहीं देना, ये दिन में रखें। अगर आप उससे नंबर ले जाएं तो मुझे जरूर बताइएगा कि जी आपने तो कहा था नहीं, तो माँ बाप की दुआएं, अल्लाह पाक का करम हो जाए तो हो जाए, लेकिन वैसे नहीं हो सकता, वो मुश्किल है। ठीक है जी, आगे देखते हैं जी कि आगे क्या सिनेरियो बनता है। आगे आपका सवाल है जनाब,
ये खास तौर पे क्लासेस में तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, मेरे स्टूडेंट्स को तो इसका सच कोई इशू नहीं होगा इस सवाल का। व्हाट फैक्टर्स लेड ब्लैक्स टू स्टार्ट द सिविल राइट्स मूवमेंट? अब ये जो फैक्टर्स हैं दैट लेड टू द, और ये फैक्टर्स तो आपके फिर हिस्टोरिकल भी हैं और आपके जो है वो कंटेम्प्रेरी, एट दैट टाइम उस दौर के कंटेम्प्रेरी भी हैं। अब जो हिस्टोरिकल है वो तो आपके नॉर्थ साउथ की डिवाइड ओवर द इशू ऑफ स्लेवरी, उसमें कैसे ब्लैक्स को ट्रीट किया जाता था साउथ में। फिर नो डाउट स्लेवरी एबॉलिश हो गई, लेकिन उसके बाद भी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हुई। फिर उसके बाद जनाब आपका जो जिम क्रो लॉज हैं, जिम क्रो लॉज के कॉन्टेक्स्ट में फिर सेपरेट बट इक्वल का आइडिया, तो वो सेपरेट बट इक्वल के कॉन्टेक्स्ट में उसको सेग्रीगेशन भी कहते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ सेग्रीगेशन, सेपरेट बट इक्वल। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप कॉजेज तो आप मेंशन कर सकते हैं, और फिर इमीडिएट कॉजेज में आप मेंशन कर सकते हैं कि इमीडिएट कॉजेज में जनाब आपका सिविल राइट मूवमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रोग्रेसिव मूवमेंट में जनाब आपने किसी तरह भी ब्लैक्स के लिए की कोई भी प्रोविजन नहीं रखी, तो ब्लैक्स बेचारे आप एक उसमें एक मजाक का खेस भी बात है बड़ी, अमेरिका का पहला पीएचडी डुबॉइस, तो लिटरेरी इलेक्ट्रेट्स होते थे, हर काला वोट नहीं दे सकता था, लिटरेरी इलेक्ट्रेट्स थे, तो उन लिटरेरी इलेक्ट्रेट्स में आपको एजुकेशन लिटरेसी ऑफिसर जो भी था उससे आपको जो है वो अप्रूवल लेनी होती थी कि जनाब कैसे मैं वोट देने के अहल हूँ, तो मुझे जो है वो आप दें। तो डिबॉयस पहला पीएचडी और उसको जो है वोटिंग राइट नहीं मिला। मैंने कहा जी अभी और पढ़ के आ, अभी तो सही तरह लिटरेट नहीं है। एक हिस्टोरिकल और कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट बना के, तो फिर इमीडिएट जो जो रीजंस बनी वो रोसा पार्क का एपिसोड बना, रोसा पार्क का, बस में बैठी वो सारी ये कहानी लिखी हुई है किताबों। तो एक फेज तो आपका उसने पूछ लिया ना फैक्टर्स का क्या, आपने उसको फैक्टर्स बता दिए। दूसरा फेज जो है वो बड़ा ट्रिकी है, डिस्कस द रोल ऑफ कोर्ट्स। अभी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैंने करवाया, बाकी जो स्टूडेंट्स आज नए ज्वाइन किया जिन्होंने, ठीक है, ब्राउन वर्सेस हाँ बोर्ड ऑफ एजुकेशन, फिर उसके बाद इसी तरह रोसा पार्क का, ये सेग्रीगेशन बट इक्वल की कंडेमनेशन होना शुरू हो गई सुप्रीम कोर्ट के लेवल से। और अगेन ये भी आप एटलीस्ट आप जो है वो तीन केसेस का जो है वो जरूर जिक्र करें, और बेस जो है वो यहीं से होगी। नहीं जी नहीं, ब्लैक 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 कोट्स वाला बात नहीं आनी है यहाँ पे, वो बात की बात है। पहले जो ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन होगी, रोसा पार्क केस हो गया, इन्हीं में रहते हो। अब बात ये कि ये दोनों में आपने बैलेंस करना है। आपने आगे फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बाकी किस तरह फिर हमें राइट्स मिल गए और वो सारी कहानी, उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपने पहले कोर्ट्स का जिक्र करना है, फिर आना इस बात पे कि फिर स्टेट ने कैसे 1965 में इनको वोटिंग राइट्स इंश्योर कर दी। वो सिर्फ एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स होना। तो एक वेल बैलेंस तरीके से उसने 10-10 नंबर की दो चीजें पूछी। नॉर्मली हमारे यहाँ पहले 10 नंबर पे आप टका के चीजें लिख देंगे और उन केसेस को स्पेसिफिक मेंशन नहीं करेंगे। ये 16 के बाद तो इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है। आप 16 के सिलेबस के चेंज होने से पहले अमेरिकन हिस्ट्री के पेपर देखें, आपको हर एक आधे साल के बाद किसी ना किसी केस, मुलर वर्सेस ओरेगन, प्लेसी वर्सेस फर्गूसन, आपको इस तरह मेडिसन वर्सेस मलबरी, आपको केसेस मिलते हैं, और केसेस ही तो इनकी स्ट्रेंथ है, इनके इनके यहाँ डेमोक्रेसी और इनके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरनमेंट की। हमारे यहाँ ये कल्चर इतना डेवलप नहीं हो सका पाकिस्तान अफेयर्स में, हिस्ट्री में, कि हम अपने पेपर्स में और अपने बच्चों को जो है वो केस स्टडीज
प्रिपेयर करवाएं। हामिद खान की किताब अच्छी है, लेकिन हर कोई उसको नहीं पकड़ सकता किताब। अयूब खान का मार्शल लॉ और उसको एक केस के कॉन्टेक्स्ट में देखना, वो हामिद खान का ही काम है। तो उसको जरूर देखें अगर आप, लेकिन अब तो ज़ाहिर टाइम कम है, ना ही देखें। आगे देखते हैं जी। रोनाल्ड रेगन। रोनाल्ड रेगन जनाब, उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहा था वो, एंड हाउ हिज गवर्नमेंट डेल्ट विद इकोनॉमिक क्राइसिस। अगेन आई वुड रिकमेंड यू एलन ब्रिंकले, सीधा जाके 836 नंबर सफा उसका। ये तो मुझे इतनी दफा मैं बातें कर चुका हूँ। 836, 836। वो शुरू में रेगन के बारे में कुछ बताएंगे, कहानियां होंगी, और एक दो पेजेस के बाद उसकी रेगन रेगन इकोनॉमिक्स, रेगन के नाम से ही जो है उसको ले लिया जाता है। वो 1.5 सफा है सिर्फ। खुशक टॉपिक का थोड़ा सा, इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से उसने क्या स्टेप्स लिए, कौन सा फाइनेंशियल क्राइसिस था जिसका वो शिकार था, बजट के क्या इश्यूज थे जिनका उसको जो है वो जो कन्फ्रंट करने पड़े थे, और उस पे उसने कैसे उनको एड्रेस किया। सिर्फ 1.5 सफा, 1.5 पेज। लेकिन जब आप उसको लिखेंगे, ज़ाहिर है वो टाइप फॉर्म में है, और आप उसको जब लिखेंगे तो वो आपका 20 नंबर का सवाल बन जाना कि एक उसको जनाब फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार था, बजट का जो इश्यू था। ठीक। आपके पास फिर जो है वो कोई एवरेज एडिशन होगा भाई। एलन ब्रिंकले का एडिशन तो तकरीबन 1000 पेजेस से ज्यादा का उसकी किताब है। तो आप बहरहाल रोनाल्ड रेगन का जो चैप्टर है, उसमें उसका पहल यानी जहां से वो शुरू होता है 2 पेजेस के बाद वो आ जाता है। तो कोई इशू वाली बात नहीं। फाइनेंशियल क्राइसिस था, बजटरी कट, बजटरी डेफिसिट्स थे, लॉकडाउन का, सॉरी, शटडाउन का इशू था। उसमें कैसे निकला है वो, और निकलने के लिए उसकी रेगनो इकोनॉमिक्स का वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है। न्यू कंजर्वेटिज्म, न्यू कौन है, सीधा 1.5 से 2 पेजेस। अब जो इकोनॉमी का ज्यादा एक्सपर्ट है वो उसको ज्यादा अच्छी तरह बेहतर तौर पर आ, उसको समझ आ जाएगी। जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं उनको याद करना पड़ेगा। लेकिन इस पेपर में अभी तक सवाए एक सवाल के उसने कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जो आपको कोई सीएसएस की एकेडमी और सीएसएस का टीचर करा जाए। वो एक किसी स्पेसिफिक इशू के अंदर घुस गया। सो खुदारा इस चीज को समझे कि कोई भी टीचर आपको लाइन दे सकता है, एक ओवरऑल चीज समझा सकता है, घुसना चीज में आपने खुद है। अगर आप ये समझते हैं कि किसी के नोट्स लेके और किसी के टीचर के लेक्चर सुन के उनको नोट डाउन करके आपका पेपर पास हो जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है। या वो आपको पास हो जाए तो अच्छे नंबर दे देगा, इम्पॉसिबल है। पढ़ना आपने खुद है। Bush doctrine is the name given to the set of foreign policy guidelines. Comment. अब ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। आप अगर काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस पे जाए ना, काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस, ठीक। अच्छा, आपके यहाँ 776 775 पे है। थैंक यू इब्राहिम शेख। यानी वो ये जो पहले जो एक लड़की बता रही थी कि ये इशू है, ओके। तो अगर आप काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशन, CFR.org, आप वहां पे जब उनके स्कॉलर्स का बुश डॉक्ट्रिन का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो आपको नजर आता है कि बुश डॉक्ट्रिन एक सिंगल कोहेरेंट ऑर्गेनाइज्ड डॉक्ट्रिन नहीं है।
देयर इज नो सच थिंग एज बुश डॉक्ट्रिन। जिस तरह ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मशहूर है, जिस तरह ये नीचे आपके पेपर में आइजनहावर डॉक्ट्रिन है, निक्सन डॉक्ट्रिन है, रेगन डॉक्ट्रिन है, बुश डॉक्ट्रिन, वो कोई एक वो नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड डिबेट या स्पीच या डिक्लेरेशन नहीं है। और याद रखें, यहाँ बुश की बात आपके बुश इसकी हो रही है, बुश सीनियर की, ये बुश जूनियर की नहीं बात हो रही, क्योंकि ये नैरेटिव बुश जूनियर के साथ जुड़ा हुआ है। बुश डॉक्ट्रिन अफगानिस्तान में भी जाओ, इराक में भी जाओ, वॉर ऑन टेरर के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक। सो काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस की CFR.org पे आप जाएं, तो वो आपको ये कहते हैं कि जनाब ये तो डिसीजन मेकिंग, जो ये इसकी फॉरेन पॉलिसी गाइडलाइंस जो इन्होंने डेवलप की, उनको आपने कलेक्टिवली बुश डॉक्ट्रिन का नाम दिया हुआ। ये किसी एक स्पेसिफिक रीजन के कॉन्टेक्स्ट में है ही नहीं। एंड all those guidelines or those initiatives taken by Bush administration have played havoc not only for the prestige of United States but as well as the economy, because कैसे पता चल सकता है यहाँ सर? यार देखें क्या, हाँ अच्छा, ये बुश जूनियर की बात हो रही है या बुश सीनियर की बात हो रही है? एक तो ऐसे पता लग सकता है कि आप अभी गूगल कर लें बुश डॉक्ट्रिन लिख के, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये बुश जूनियर की बात हो रही है या बुश सीनियर की बात हो रही है। तो उससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि भट्ट साहब ने वहीं से देख के आप लोगों को बता रहे हैं, तो हैंड्स प्रूव हो जाएगा। दूसरा मैं रेफरेंस दे रहा हूँ काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस का, CFR.org का। CFR.org में भी जब आप बुश डॉक्ट्रिन को सर्च करेंगे तो वो आपके बुश जूनियर पे, जो यानी कि 21st सेंचुरी का आपका ओबामा से पहले का प्रेसिडेंट है, उसकी जो गाइडलाइन, क्योंकि जो बुश सीनियर है उसने तो पहली दफा आपको कह दिया था कि अब दुनिया वॉशिंगटन की वैल्यूज के मुताबिक चलेगी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की पहली मैनिफेस्टेशन ही, या इंटरनेशनल लिबरल ऑर्डर ऑफ द अमेरिकन की वो पहली मैनिफेस्टेशन ही बुश सीनियर ने की थी। सो वहां कोई डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन को नहीं है ये यहाँ पे, और ये भी लूज, एक सिंगल ऑर्गेनाइज्ड कोहेरेंट स्पीच नहीं है। सो इट प्लेड हैवक विद द प्रेस्टीज। प्रेस्टीज कैसे? आज भी ये डिबेट कि जनाब इराक की वॉर जस्टिफाइड थी या नहीं थी, तो ठीक है, प्रियम्पशन एक एक टूल तो है स्टेट क्राफ्ट का, प्रियम्प्टिव स्ट्राइक, लेकिन जो मोरालिटी एसोसिएटेड है इन, वो उसके साथ वो तो स्टेट पे लग गई। सो आपने अमेरिकन प्रेस्टीज, और दूसरी तरफ ट्रिलियंस ऑफ यूएस, $7 trillion so far as Americans have invested in war on terror across the globe। सो उसके फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन भी है इसके डिसीजंस की। यही वजह है कि अगला जब प्रेसिडेंट आया तो उसने विड्रॉल की स्ट्रेटजी इनिशिएट की। इराक से तो फिर विड्रॉल हो गया, अफगानिस्तान से हाफ हो गया, बाकी फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्रीमेंट कर लिया बट सब। सो ये आपकी ओपिनियन मांगी गई है, और मेरी ओपिनियन ये है कि बुश की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस ने अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन पीपल और ओवरऑल प्रेस्टीज ऑफ अमेरिकन अक्रॉस द ग्लोब, उसको सीरियसली हैम्पर। ये मेरा ख्याल है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है जी। हाँ जी, UN चार्टर ये सारे वो आप आर्ग्यू दे सकते हैं ना जी, लेकिन आपको सादिया इसके दूसरे भी मिल जाती हैं कि बीइंग अ स्टेट प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, तो एक स्टेट के पास उसके स्टेट क्राफ्ट का टूल, उसकी ऑप्शन तो है ना।
वो तो नहीं आप उससे ले सकते कि उसको एक थ्रेट है दूसरी कंट्री से, वो तो आप उससे वो राइट तो उसका वापस नहीं ले सकते। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि उसके वो स्ट्राइक जस्टिफाइड थी, उसमें मॉरल इश्यूज तो उसके साथ जुड़े हुए, मॉरल ऑब्लिगेशंस, इंटरनेशनल मॉरल ऑब्लिगेशंस तो जुड़ी हुई थी। किसी भी इंटरनेशनल लॉ या यूएन के कन्वेंशन या जो जो रेजोल्यूशन है वो उसकी मॉरल ऑब्लिगेशन ही बनती है ना, तो उनको तो वायलेट किया। खैर, अब बात ये है, भाई आपको किसी से खतरा है तो आप तीन ही काम करेंगे ना, या आप कंपेलेंस करेंगे उसको अपने हक में, आप मोल्ड करने की कोशिश करेंगे कंपेलेंस, या आप प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करेंगे, और या आप डेटरेंस करेंगे। तीन ही काम कर सकते हैं। उसने प्रिएम्प्टिव का काम लिया, उसने डेटरेंस का नहीं ना कंपेलेंस का काम लिया, उसने प्रिएम्प्टिव का लिया। स्टेट क्राफ्ट का टूल है, अब आप उसको लीगल कहें, उसको इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन कहें, वो एक अलग बात है। लेकिन आप किसी कंट्री से उसका स्टेट क्राफ्ट का टूल, उसकी ऑप्शन, उसका चॉइस छीन तो नहीं सकते ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं, हम तो प्रॉपर बात कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह कल बात हुई थी उससे, वसीम से आगे, अब आप नीचे आपके जी छोटे छोटे आइजनहोवर डॉक्ट्रिन, अब जिसको पता है वही लिखेगा ना जी, कि इसमें एक्सटेंडेड डेटरेंस का आइडिया भी है। आइजनहोवर डॉक्ट्रिन, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, ये आइजनहोवर था जिसने पहली दफा कहा था मिडिल ईस्ट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मिडिल ईस्ट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो अगर किसी को कोई इश्यू होगा तो हम जनाब इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ जाएंगे। मोहम्मद जकरिया बिल्कुल थी, मुझे भी बताएं। मैं इससे ज़रा महरूम हूँ, इस एनालिसिस से जो आपने ये लिखा है ना, मुझे इसका फ़ायदे बताना ज़रा, मैं शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। समरी, क्या नाम है उसका? सिमरन। हाँ, ये डिस्कशन यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? मैं छोटी छोटी बातें कर लूँ ज़रा बिलाल हसन साहब, फिर हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे। फिर उसके बाद आपके इस शेर हासिल बातों पे कि हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे नहीं, इस पे हम टॉस कर लेंगे। चंद आ गया तो कर देंगे, बुद्ध आ गया तो नहीं करेंगे। ठीक है, या और भी आपके पास कोई तरीका भी होंगे ना, कुछ डायलॉग करेंगे आपस में, कोई रास्ता बना लेंगे अपलोड करना है या नहीं करना, तो वो भी जरा मुझे पूरा करना है। तो आइजनहावर की डॉक्ट्रिन को मिडिल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिक, और उसमें फिर उसका एटम फॉर पीस प्रोग्राम भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज की तरफ एक्सटेंडेड डेटरेंस का आइडिया है जी। ठीक, जो उसने 1950s में अडॉप्ट किया। छोटी सी बात है आगे, U2 इंसिडेंट। अच्छा जी, आधी दुनिया ये U2 इंसिडेंट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का समझती है। ये पाकिस्तान का है, 1960 में पाकिस्तान से स्पाई वो जो गया प्लेन। अब याद रखिए, अगर आपने अच्छे नंबर लेने हैं तो प्लेन के पायलट का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इससे ये होगा ना कि आपको चलो एक अच्छा इम्प्रेशन बन जाता है कि जनाब इसको पता है कहाँ से उड़ा, उसका आपको जो है वो पता होना चाहिए। ठीक, नहीं तो फिर इम्पैक्ट तो ठीक है, आप लिख तो देंगे लेकिन उसको लगेगा ये कहानियां जो है वो सुना रहा। तो थोड़ी सी ये चीजें जो है, बड़ा बेर से उड़ा कोई, इसका एफ ग्रे, एफ ग्रे, हाँ इस नहीं, एफ एफ ग्रे पायलट है, पकड़ा गया, उसको फिर सजा हुई, फिर एक्सचेंज हो गया वो। और अमेरिकन अर्ली तो इनिशियली इसको जो है वो डिनाई करते रहे कि, फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे क्या हुआ कि पाकिस्तान को यूएसएसआर की रात को उसको फेस करना पड़ा, और अमेरिकन बिल्कुल हमारी सपोर्ट नहीं कर पाए। तो रिजल्टेंटली हमें रशियंस के साथ रिप्रोचमा करना पड़ा, हमें रशियंस के साथ री अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ी। सो प्रॉब्लम्स तो फिर जो हुए, जिनको
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे भी इसका इम्पैक्ट हुआ। 62 63 में आपने चाइना का, 64 में रशिया पे विजिट किए। और ये हमारा नहीं, ये इस फेज में कई कंट्रीज हैं जो अमेरिकनलाइज हैं, जिनको अमेरिकन ने तनहा छोड़ दिया। टर्की में जुपिटर मोबाइल वो थे, मिसाइल मिसाइल थे, जुपिटर मिसाइल उठा रही है 62 में। तो 63 64 का टर्की भी यूएसएसआर के साथ रिप्रोचमा करता नजर आता। छोटा सा हेडर है, छोटी सी बात आप उस पर लिखनी है। और डॉलर डिप्लोमेसी जी, डॉलर डिप्लोमेसी शुरू की आपकी जो है वो विलियम टाफ्ट, जो आपका था क्या कहते हैं प्रेसिडेंट, उसके दौर में ये इनिशिएट हुआ, यानी अर्ली हाफ ऑफ अर्ली अर्ली डेकेड फर्स्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी। और वो खास तौर पर आपका सेंट्रल अमेरिकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, उनकी इकोनॉमी को बेहतर करना है ताकि प्रॉब्लम ना हो, और वहाँ पर वो कम्युनिज्म की वेव ना आए, मार्केट बेहतर हो और हम उस मार्केट के साथ जो है वो ट्रेड करते नहीं, हमारे साथ भी अलाई के तौर पर चलते रहे। तो अच्छा रहा इनका लैटिन अमेरिका में। लेकिन जब आप दूसरी तरफ जाते हैं पैसिफिक वाली साइड पे, वहां ये अपनी डॉलर डिप्लोमेसी इफेक्टिव नहीं चला सके। तो ये था आपका और अच्छा, इस पेपर की एक भी लाइन, एक भी हेडर अगर आप एलन ब्रिंकले ओपन कर लें, उसमें जनाब इसकी एक एक चीज मौजूद है। आपको बताने का मकसद ये था हजूर कि सवाल का जवाब जो वो पूछ रहा है टू द पॉइंट वो बताएं, कहानियां नहीं चलानी। फिर मार्क्स नहीं आते तो आप लोग समझते हैं कि एफपीएससी ने आप पे जुल्म कर दिया है। तो ये चीजें जो हैं वो उनसे परहेज करें। ये कमबख्त मैं रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं करता, वीडियो ऑन करके फिर मैं सिगरेट नहीं पी सकता। तो रिकॉर्डिंग में ऑफ कर रहा हूँ।